Hey guys, my name is Ronit Verma and welcome to back and another section of biology. Today in this lecture we will discuss about importance of reproduction. Importance of reproduction को आज अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. अच्छा, इसे अपन importance of reproduction भी कह सकते हैं या इसे आप significance of reproduction भी कह सकते हो या रोल ऑफ रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर रिप्रोडक्शन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होगा अगर हम रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें या क्या होगा अगर कोई भी एक जो स्पीसीज है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन को बंद कर दे. अगर उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस स्पीसीज पे, उस स्पीसीज से जुड़ी हुई दूसरी स्पीसीज पे, उसके पूरे इन्वायरमेंट पे, उसके पूरे इकोसिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा. आज इन्हीं पॉइंट्स को अपन जानेंगे अपन इस वीडियो के अंदर. तो चलिए बात करते हैं. सबसे पहले आपके पास रोल ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, कौन कौन से पॉइंट होंगे आपके पास. तो बेसिकली आपके पास 4 मेन पॉइंट है जिनके अंदर आपके पास रोल ऑफ रिप्रोडक्शन को अपन समझेंगे. पहला पॉइंट आपके पास क्या है, टू मेंटेन द स्पीसीज कॉन्टिन्यूटी. भाई आपके पास क्या होता है, स्पीसीज की आपके पास जो कंटिन्यूटी है, किस तरह से एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज बनेगी, उसके लिए भी क्या होता है, मेंटेन करने के लिए आपके पास रिप्रोडक्शन जरूरी होता है. इसको अपन समझेंगे भी, एक एक पॉइंट को लेके डिस्कस करेंगे किस तरह से होगा, उसका एग्जांपल भी अपन लेके इस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे. सेकंड अपन बात करेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में कि किस तरह से आपके पास रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपके इकोसिस्टम को बैलेंस करने में भी हेल्प करेगा. तीसरा जो पॉइंट होगा आपके पास फूड सिक्योरिटी. ठीक है, किस तरह से रिप्रोडक्शन से एक ऑर्गेनिज्म की फूड सिक्योर रहता है, किस तरह से उसको रिप्रोडक्शन के थ्रू फूड सिक्योरिटी मिलेगी, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे. और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या इवोल्यूशन. देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब, क्योंकि ऑर्गेनिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है. ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है. ऑर्गेनिक मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इवोल्यूशन किसमें होता है, एक लिविंग स्पीसीज में होगा और तो किसी के अंदर क्या नहीं होगा, आपके पास इवोल्यूशन नहीं होगा. ओके, तो बेसिकली अपन इन चारों पॉइंट के अंदर पूरा जो आपके पास होगा कवर करेंगे रोल ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में. तो सबसे पहला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, टू मेंटेन द स्पीसीज कॉन्टिन्यूटी. तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट के बारे में. पहला पॉइंट अपने पास क्या है कि टू मेंटेन द स्पीसीज कॉन्टिन्यूटी. भाई आपके पास क्या होगा, रिप्रोडक्शन का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है, अर्थ पे स्पीसीज कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, ताकि क्या हो, कोई भी स्पीसीज आपके पास एक्सटिंक्ट ना हो इस पूरी अर्थ से. ठीक है, इसके लिए भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है. अब समझिए कैसे, जैसे कि सपोज करो आपके पास क्या होगा, जैसे कि बेसिकली अगर हम बात करें आपके पास जो अर्थ है, ओके ये अर्थ हो गया. अर्थ पे अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम के अंदर 1.8 मिलियन स्पीसीज है. इट मीन्स आपके पास क्या है, 1.8 मिलियन का हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है. ओके, अब क्या होगा देखिए, अब अपन कोई एग्जांपल लेते हैं. यहां से अपन ने जैसे कि माना कोई एक स्पीसीज ले लो, जैसे कि ह्यूमन की स्पीसीज लेते हैं अपन. ठीक है, ये अपन ने ह्यूमन ले लिया. अब आपके पास क्या है, एक केस लेते हैं, उस केस से अपन समझेंगे कि किस तरह से जो आपके पास रिप्रोडक्शन है, जो आपके पास रिप्रोडक्शन है वो आपके पास उस स्पीसीज को मेंटेन करेगा और किस तरह से आपके पास स्पीसीज कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी उससे. तो चलिए सपोज करो आपके पास क्या है, ह्यूमन कितने 100 है. ओके, ह्यूमन का नंबर कितना है, 100. और हम बात करते हैं आपके पास कि जो आपके पास उनका लाइफ स्पेन है वो कितना है, वो भी अपन मान के चलते हैं भाई 60 है. चलो ठीक है, प्रेजेंट टाइम के मान लेते हैं, प्रेजेंट टाइम में 60 है अभी, तो उनका लाइफ स्पेन कितना हो गया, 60 हो गया. ठीक है, अब समझिए इस चीज को, अगर हम क्या करें, अगर अपन ये कर दें कि आपके पास हम क्या करें कि ह्यूमन के अंदर से या जितने भी ह्यूमन है, यानी कितने ह्यूमन है आपके पास, 100 ह्यूमन है. अपन क्या कहते हैं 100 ह्यूमन से कि भैया आज के बाद आप क्या नहीं करोगे, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं करोगे. इट मीन्स अब जितने भी 100 ह्यूमन है उनके अंदर क्या नहीं होगा, आपके पास रिप्रोडक्शन नहीं होगा. तो होगा क्या कि एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद, इट मीन्स उनके लाइफ स्पेन के बाद वो खत्म हो जाएंगे. ठीक है, वो क्या हो जाएंगे आपके पास, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट. इट मीन्स वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. ओके,
तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अब इस स्पीसीज का, ह्यूमन स्पीसीज का क्या नहीं है, आपकी अर्थ पे एग्जिस्टेंस नहीं है, वो गायब हो चुकी है। ओके, तो इससे क्या होगा आपके पास, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जिस स्पीसीज के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है वो स्पीसीज क्या हो जाएगी आपके पास, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ओके, तो आपके पास रिप्रोडक्शन से क्या हो रहा है, वो स्पीसीज मेंटेन करी हुई है अपने आप को, ठीक है, जिससे क्या नहीं होगा आपके पास, स्पीसीज खत्म नहीं होगी इस वर्ल्ड से, इस आपके पास अर्थ से। ठीक है भाई, बेसिकली क्या होता है, एक लाइफ स्पैन के बाद देखो, अब समझो इसको, इस वाले पॉइंट को ऐसा समझो भाई, आपके पास क्या था, 100 थे, आपने देख लिया कि किस तरह से 100, अगर इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। बट अब समझो इस चीज को यहां पर आप, कि अगर ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं भाई, जैसे कि लाइफ स्पैन के बाद मरेंगे तो सही, लेकिन क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे तो वापस से क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। जैसे कि सपोज करो इन्होंने 5 आपके चिल्ड्रन को क्या कर दिया, इस चिल्ड्रन है आपके पास, सॉरी 50 चिल्ड्रन इन्होंने क्या करें, प्रोड्यूस कर दिए। तो अब क्या होगा, ये जो 50 आपके पास चिल्ड्रन है, ये जो चाइल्ड है आपके पास, ये क्या करेंगे, इस स्पीसीज को, इस वाली स्पीसीज को, ह्यूमन स्पीसीज को आगे लेके जाएंगे। इसलिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है स्पीसीज कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ताकि आपके पास एक स्पीसीज चलती रहे, ठीक है, उसका कभी क्या नहीं हो, वो कभी भी एक्सटिंक्ट ना हो। ओके, इसको आप नॉर्मल शब्दों के अंदर यूं भी कह सकते हो कि आपके वंश को बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए, इस रिप्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो वंश है आपका, जो जीनस है या जो स्पीसीज है वो वहीं पर खत्म हो जाएगी, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो पहला पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट था हमारा टू मेंटेन द स्पीसीज कॉन्टिन्यूटी। बात करेंगे अपन अब सेकंड पॉइंट के बारे में। तो अब बात करेंगे अपन सेकंड पॉइंट के बारे में, और सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करेंगे। अच्छा, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस को और फूड सिक्योरिटी को, दोनों पॉइंट्स को अपन इस वीडियो के अंदर, इस वाले टॉपिक के अंदर समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो करें अपन इकोलॉजिकल बैलेंस में, आपके पास किससे रिलेटेड है, ये इकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है आपके पास, इकोलॉजी से रिलेटेड है। अब इकोलॉजी क्या है आपके 12th क्लास में अगर बात करें 13 से 14 चैप्टर्स आपके पास क्या है, जो 13 चैप्टर है वो आपके पास इकोलॉजी का है पूरा, वहां से आपके पास इकोलॉजी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बट अपन को सिर्फ यहाँ ये देखना है कि किस तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस में रिप्रोडक्शन हेल्पफुल है। तो समझिए इधर, अगर हम बात करें इकोलॉजी के अंदर, तो आपके पास क्या होता है, इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम, और उस इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट मिलेंगे आपको। एक तो होगा आपके पास लिविंग, जिसके अंदर आपके पास ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, ठीक है ना, या इसको अपन बायोटिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, बायोटिक। और यहां पर क्या होगा आपके पास, नॉन लिविंग, ठीक है, और इसमें क्या आ जाएंगे आपके पास, एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक आएंगे। बट आपको पता है ना, क्या पता है आपको, आपको पता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन किसके अंदर होगा, लिविंग के अंदर, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि बायोटिक वाले फैक्टर के अंदर, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाला प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। इनके अंदर थोड़ी मिलेगा, कभी देखा है कि नॉन लिविंग चीजें भी क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है, नहीं मिलेगा। ओके, अब इधर समझिए आपको, तो आपके पास क्या होगा, जैसे कि सपोज करो ये इकोसिस्टम है आपके पास, उस इकोसिस्टम में देखो, ए ये कोई स्पीसीज है, बी कोई स्पीसीज है, सी कोई स्पीसीज है, डी कोई स्पीसीज है, और ई कोई स्पीसीज है। अपन ये मान के चलते हैं। तो ए आपके पास किस पे है, बी पे डिपेंड है, बी किस पे डिपेंड है, सी पे, सी किस पे डिपेंड है, आपके पास सी डिपेंड है डी पे, और डी डिपेंड है ई पे। ठीक है, और ई आपके पास किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है प्लांट्स पे। ठीक है भाई, ये सपोज करो ये आपके पास है। ठीक है, ई किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। तो इस तरह से आपके पास क्या डिपेंडेंसी चल रही है। अब इसको यहां समझिए आप, अगर क्या होगा, अगर सपोज करो, अगर हम क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन बंद कर दे किसी भी एक स्पीसीज में, सपोज करो अगर अपन प्लांट में क्या करते हैं, यहां पर आपने स्टॉप कर दिया, देखो यहां पर आपने रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया। अब कोई भी प्लांट क्या नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, बहुत जल्द आपका जो इकोसिस्टम है, जो आपका पूरा एनवायरमेंट है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि सभी जो जीव होते हैं या सभी जो ऑर्गेनिज्म है, वो सभी ऑल ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन, ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन प्लांट्स। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा,
अब प्लांट्स ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, धीरे धीरे प्लांट्स के नंबर कम हो रहे हैं। इससे क्या होगा आपके पास, इससे ये होगा कि जो ये ए है, बी है, ये सी है, डी है, ई है, यानी कि जितने भी स्पीसीज है वो सारे के स्पीसीज क्या हो जाएंगे आपके पास, अनबैलेंस हो जाएंगे, धीरे धीरे उनके नंबर भी डिक्रीज होंगे और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगी। जिससे क्या होगा आपके पास पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। ये कब हो रहा है, जब हमने क्या करा, स्पीसीज के अंदर, किसी भी स्पीसीज के अंदर आप कर दो, ठीक है, क्या कर दो, स्टॉप कर दो रिप्रोडक्शन को, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ही बंद कर दो, खत्म कर दो। उससे देखो क्या फर्क पड़ रहा है, तो यहाँ पर इकोलॉजिकल अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मलिटी आ जाएगी आपके पास इकोलॉजी के अंदर। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमें क्या नहीं करना है, रिप्रोडक्शन को बंद नहीं करना है। तो आपके पास क्या हो गया, इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब दूसरी चीज सुनिए इधर, आपके पास क्या होगा कि ये जो डिपेंड कर रही है, किस चीज पे डिपेंड करती है भाई, ए बी पे किस चीज के लिए डिपेंड है, फूड के लिए। ये किसके लिए डिपेंड है, फूड के लिए। ये भी किस लिए डिपेंड है, फूड के लिए। ये भी किस लिए डिपेंड होगी आपके पास, फूड के लिए डिपेंड होगी। ये भी किसके लिए डिपेंड है आपके पास, फूड के लिए। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म हमेशा दूसरे ऑर्गेनिज्म पे किस चीज के लिए डिपेंड होता है, फूड के लिए, सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए होगा। आज हम जो है ह्यूमन, वो भी आपके पास प्लांट पे या अदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब पे फूड के लिए डिपेंड है। दूसरे एनिमल्स भी, अदर जो एनिमल्स होते हैं उन पे किसके लिए डिपेंड होते हैं, फूड के लिए होते हैं। लोयन डियर का हंट क्यों करता है, बिकॉज फूड के लिए। ठीक है, और आपके पास क्या होता है, हर्बीवोरस प्लांट को क्यों खाते हैं, बिकॉज ऑफ फूड के लिए, तो ताकि उन्हें क्या मिल सके, फूड मिल सके। तो आपके पास क्या होता है, अगर वापस से वही कि आप क्या कर रहे हो, रिप्रोडक्शन को बंद कर रहे हो, तो रिप्रोडक्शन बंद करने से क्या होगा, आपके पास ये स्पीसीज धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके जो नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे इसके नंबर डिक्रीज हो जाएंगे, इनके नंबर्स कम हो जाएंगे। देखो यहाँ पर, जिससे क्या होगा, अब ये जो आपके पास कोई स्पीसीज है, जैसे कि सपोज करो ये नंबर आप कम कर दो यहाँ पर बी वाले के, ठीक है भाई, आपने क्या कर दिया, इसके नंबर कम कर दिए, बिकॉज ये गायब हो रही है इन्वायरमेंट से, इसके अंदर आपने रिप्रोडक्शन बंद कर दिया। तो ए वाली स्पीसीज किस पे डिपेंड है, बी पे ना। इससे क्या होगा आपके पास, इसको फूड मिलेगा नहीं, क्या नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है, आपके पास रिप्रोडक्शन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे क्या होता है, दूसरी स्पीसीज को, जो स्पीसीज उस पर डिपेंड है, उसको फूड मिल सके भाई। ओके, इसलिए भी क्या होता है, आपके पास रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। तो अपना जो तीसरा पॉइंट था कि फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी भी किस पे डिपेंड होती है, आपके पास रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन करना अगर कोई स्पीसीज बंद कर देगी तो उस पर जो डिपेंड स्पीसीज है उसको फूड नहीं मिल पाएगा, धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगा, एक्सटेंट हो जाएगी। इट मीन्स वो भी क्या हो जाएगा, आपके पास गायब हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट भी क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि फूड सिक्योरिटी कैसे होगा और इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे रिप्रोडक्शन मेंटेन करके चलता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में या फिर इवोल्यूशन के बारे में, जो कि अपना फोर्थ पॉइंट है। तो अब बात करते हैं अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि आपके पास है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, या इसको अपन एवोल्यूशन भी कहते हैं। देखो बेसिकली आप सबसे पहले तो एवोल्यूशन का मतलब समझे। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी कोई आपके पास स्पीसीज थी, अब उसके अंदर कुछ ऐसे चेंज आए हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे वो अब एक नई स्पीसीज की फॉर्म में आ चुकी है। इट मीन्स उसमें कुछ कैरेक्टर तो कैसे हैं, पुरानी स्पीसीज की तरह हैं, बट कुछ कैरेक्टर उसके क्या है, डिफरेंट हैं, जो कि उस एनवायरमेंट के, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। इसी को अपन क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, ये एवोल्यूशन हो गया आपके पास। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज एवोल्यूशन सिर्फ किसमें होता है, एवोल्यूशन आपके पास सिर्फ होता है लिविंग स्पीसीज, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है ना, एवोल्यूशन आपको हमेशा किसके अंदर दिखेगा, एवोल्यूशन आपको हमेशा दिखेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, चलिए अब बात करेंगे आपके पास सबसे पहले तो एवोल्यूशन आपको हमेशा कहां पर देखने को मिलेगा, जो भी आपके पास क्या होती है, जो भी ऐसे स्पीसीज हैं जो क्या करती है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, उनमें आपको एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। उनमें एवोल्यूशन कैसे देखने को मिलेगा, इस बात को समझिए भाई। जो भी स्पीसीज आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, उन स्पीसीज में क्या होगा, आपके पास सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन कौन सा वाला, मियोसिस फर्स्ट। उसमें क्या होता है आपके पास, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होती है, जिसकी 5वीं स्टेज जो आपके पास है, जो कि क्या आपके पास पेकाइटिन, सॉरी आपके पास क्या होता है, पेकाइटिन वाली स्टेज के अंदर, जो कि 3rd स्टेप है आपके पास पेकाइटिन। इसमें क्या होता है आपके पास, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है, उनके बीच में क्या होता है आपके पास, क्रॉसिंग ओवर होता है।
ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली क्या होता है, आपके पास जीन एक्सचेंज होती है, जिससे क्या होता है आपके पास नए रिकॉम्बिनेशन आते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आता है, ठीक है, जिससे क्या होगा पास एक नई स्पीसीज बनेगी। अब ये नई स्पीसीज बनी है, इस नई स्पीसीज में जो भी जेनेटिक वेरिएशंस आ रहे हैं, जो भी नए रिकॉम्बिनेशन आते हैं, वो आने वाले एनवायरमेंट में चेंज के हिसाब से होते हैं। जैसे कि सपोज करो आपके पास अगर आने वाला एनवायरमेंट में टेम्परेचर ज्यादा है तो इजीली क्या करेगी, वो स्पीसीज सर्वाइव कर जाएगी जिसके अंदर नए रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास इजीली सर्वाइव कर जाएगी। तो आपके पास ये चीज क्या हो गया, आपके पास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो गया या इवोल्यूशन हो चुका है। अब इसको अपने एक एग्जाम्पल से मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करता हूं, इसको समझते हैं। ह्यूमन का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखो रिप्रोडक्शन कैसे हेल्प करेगा इवोल्यूशन में, इस चीज को अपन समझेंगे। तो इधर चलिए, देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, ह्यूमन है, ठीक है, ये ह्यूमन हो गया आपके पास। अच्छा, हम क्या मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज होते हैं आपके पास, जो भी आपके एंसेस्टर हैं, वो सब किस जीनस के अकॉर्डिंग आता है, बस कपी जीनस के अकॉर्डिंग। किसके अंदर, कपी जीनस। ऐसा माना जाता है ना कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारा जो ओरिजिन हुआ है वो किनसे हुआ है, वो मंकी से, गोरिल्ला से, इनसे हुआ है। अब वो क्या है, वो भी हमारे एंसेस्टर थे। अब इस बात को समझिए, अगर वो आपके पास क्या नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते, अगर आपके पास गोरिल्ला, आपके पास जो भी मंकीज है, वो क्या नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, इट मीन्स उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो उनमें म्यूसिस फर्स्ट भी नहीं होता, उनमें प्रोसेस फर्स्ट भी नहीं होता, उनमें पैकाइटिंग भी नहीं होती, उनमें क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता, जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं आती, न्यू रिकॉम्बिनेशन नहीं बनते, नई स्पीसीज नहीं आती, और नई स्पीसीज नहीं आती तो आज हम जो हैं वो कभी इस दुनिया पे नहीं होते, इस अर्थ पे हमारा एग्जिस्टेंस नहीं होता, हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। बट ये क्यों पॉसिबल हुआ है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास ये सारी चीजें हुई, प्रोफेज भी हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ, जीन एक्सचेंज हुई। अब इसको समझो, यहाँ पर आपके पास भाई होता क्या है, आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए स्पीसीज होती है, बी स्पीसीज होती है, बेसिकली दो स्पीसीज, दो आपके पास ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिटेल के अंदर अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। तो इसने क्या किया, आपके हाफ ये देगा भाई, हाफ इसने दे दिया जीन्स या क्रोमोसोम्स को, हाफ ये देंगे आपके पास, ठीक है, और यहां से आपके पास एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग हो गया आपके पास। तो इसमें जो भी जीन्स आएंगे, उन जीन में क्या होगा, ये वाला चीज होगा सेल डिवीजन के ड्यूरिंग, जिससे क्या हुआ आपके पास क्रॉसिंग ओवर हुआ, फिर जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, न्यू रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, नई स्पीसीज बनेगी। तो इससे क्या होगा आपके पास, अगर आपके पास ये जो कपी जीनस थे, जो गोरिल्ला थे, ठीक है, अगर वो वहीं पर बंद हो जाते तो आज हम आते क्या, नहीं आते ना। क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं। अब जब रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, ये सारी चीजें नहीं होंगी तो कितना ही क्लाइमेट चेंज हो, कितना ही आपके पास एनवायरमेंट चेंज हो, हम तो आ ही नहीं पाएंगे। हम कब आएंगे आपके पास, यानी कि ह्यूमन का जो ओरिजिन होगा वो कब होगा, जब आपके पास रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन भी कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है, और अगर इवोल्यूशन किस तरह से डिपेंड होता है रिप्रोडक्शन पे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा, कोई भी नई स्पीसीज नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ हल्का सा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये यहां से आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। तो देखो बेसिकली इसको एक और बात ऐसे समझ लो भाई, जैसे जैसे आपके पास क्या होता है, जैसे कि सपोज करो रिप्रोडक्शन चलता रहा, ठीक है, कोई स्पीसीज है, एक स्पीसीज है एक, वो क्या कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। अब वो रिप्रोडक्शन कर रही है, वो रिप्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लाइमेट में भी चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एनवायरमेंट भी चेंज हो रहा है, धीरे धीरे आपका एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, बट वो रिप्रोडक्शन कर रही है। तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन के टाइम ये जो प्रोसेस चल रही है ना, इससे क्या होता है, अब जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, उसकी जीन्स के अंदर वेरिएशन आता है, जिससे क्या होता है, वो स्पीसीज इजीली उस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर जाती है। और धीरे धीरे आफ्टर एक लॉन्ग टाइम पीरियड आपको क्या देखने को मिलेगा, एक नई स्पीसीज ही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो चेंज इतने ज्यादा आ चुके होते हैं कि वो चेंज इतने ज्यादा आ चुके होते हैं कि वो अब जो चेंज है, वो जो स्पीसीज है अपने जो भी उसके एंसेस्टर है, जो भी उसके पेरेंट्स है, उनसे डिफरेंट होती है। फिर अपन उसे क्या कह देते हैं, एक नई स्पीसीज कह देते हैं। और एक नई स्पीसीज का बनना है कि आपके पास एवोल्यूशन है स्पेशली, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ चुके होंगे कि किस तरह से
रोल ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से हमारी लाइफ के अंदर या किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अंदर रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो में जो टॉपिक मैंने समझाया है आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, समझ में आ चुका है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड आपके दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपके कंफ्यूज हो या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज उसको मेंशन करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।